हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हमने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या देखा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ वेक्टर देखा, साथ में टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा। लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को अच्छे से देखा और लेक्चर नंबर 3 में हमने रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर प्लस खूब सारे क्वेश्चंस को देखा। यूनिट वेक्टर हमारा मेन फोकस रहा। 14 टाइप के हमने वेक्टर पढ़े, 14 टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। कौन कौन से वेक्टर थे? अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कॉनकरेंट, ठीक है, और इसके अलावा पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के हमने वेक्टर पढ़े थे। फिर उसके अलावा अभी जो हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। असल में वेक्टर की सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक तो हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे थे। असल में जो एक्चुअल यूज आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको मज़ा यहाँ से आएगा। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। हम ट्रिक सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे, मज़ा आएगा। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स की बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक के लिए 80% ऑफ दी फिजिक्स वेक्टर से रिलेटेड होती है। तो वेक्टर इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उन सबके लिए इस लेक्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब भूमिका मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी समझ से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देखें। आपको बेहद नई चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने पहले ज़िंदगी में कभी वेक्टर पढ़ा है तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अगर आपने ज़िंदगी में कभी वेक्टर नहीं पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा, तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पर अगर मैं देखूं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, तो एडिशन ऑफ वेक्टर आप 3 तरीके से कर सकते हो। वेक्टर को ऐड, देखिए, एक तो होता है नॉर्मल तरीका ऐड करने का, जो अलजेब्रा वाला तरीका होता है। जैसे आप कह लो अर्थमेटिक तरीका, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 3 + 6 9। तो ये जो प्लस माइनस भाग, ये सब डिवाइड, ये सब है नॉर्मल तरीका स्केलर क्वांटिटीज के लिए। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो मैं अभी करा रहा हूं वो है वेक्टर। तो वेक्टर में एक इशू होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए वेक्टर के जो नियम है ऐड करने के, डिवाइड तो वेक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन को आप कैसे डिवाइड करोगे। वेक्टर खाली ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लाई होता है। तो वेक्टर को ऐड करने के अलग नियम है, सब्ट्रैक्ट करने के अलग नियम है और मल्टीप्लाई करने के अलग नियम है। तो इसीलिए ये बिल्कुल अलग चीज है जो आप नॉर्मली देखते हो। यहां पर क्या होगा, यहां पर a + b = अगर मान लीजिए 4c है तो a + b - c = 0 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि उसका मतलब ही अलग हो जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। यहाँ पे बहुत कुछ अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर। तो आप यहाँ पे उससे कंपेयर ना करें जो हम स्केलर में बचपन से सीखते आए हैं कि 2 + 2 4 होता है या 2 × 2 4 होता है। ये वो सब नहीं है, ठीक है। दिस इज वेक्टर विद डायरेक्शन है ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का गेम है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर 3 तरीके से होता है। पहला होता है ट्राइंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो इस तरीके से आपके 2 तो नियम होते हैं ये, और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ। सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी किसी में अलग नहीं है, सब कहने वाली बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जाम में और न्यूमेरिकल में आपको कुछ अलग नहीं काम आना, वही सारी चीजें हैं घुमा फिरा कर। मैं आपको सब सिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें अंतर क्या है, मैं आपको बस इतना बता देता हूं। जो ट्राइंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ है, ये दोनों 2 वेक्टर के लिए यूज होते हैं, ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। जबकि ये जो पॉलीगॉन लॉ है ये आपका मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए यूज होता है। बस इतना सा अंतर है। ये दोनों ही लॉ बिल्कुल सिंपल हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। सिंपल भी हैं और सिमिलर भी हैं, एक जैसे हैं। पॉलीगॉन लॉ भी एक जैसा ही है, कुछ किसी में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि क्या क्या हमने यहाँ पर अभी किस किस लॉ से हम सीखेंगे। अभी तो खैर क्या ही क्लियर होगा, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सिंपल भी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो ट्राइंगल लॉ हमारा है पहला। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे सर्च बटन पे जाके हेलो बच्चों नीट एंड जेई नाम का एक चैनल है, आप उसे
सर्च करें, जब आप उसे ज्वाइन कर लोगे तो आपको उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई है कि डियर स्टूडेंट यू विल रिसीव ट्रिक्स एंड कीप इन मेमोरी पॉइंट्स फॉर ईच चैप्टर। तो आपको माइंड मैप, कीप इन मेमोरी, ट्रिक्स पॉइंट्स, क्वेश्चंस, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये कीप इन मेमोरी है आपका काइनेमेटिक्स का। इस तरीके से आपको देखिए माइंड मैप मिलेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट मैप हो गया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जैसे जैसे देखोगे तो आपको हर चैप्टर के पूरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबके लिए आपको चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से जाएं टेलीग्राम ऐप के ऊपर और वहाँ पर हेलो बच्चों नीट एंड जेई नाम के चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा आप सर्च कर सकते हो, सीधे जो टेलीग्राम का सर्च फीचर है वहाँ पर आप डाल दें हेलो बच्चों नीट एंड जेई, अपने आप आ जाएगा। ग्लोबल चैनल है तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों देखो, ट्राइंगल लॉ के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। पहली बात तो मैंने आपको बताया दिस इज ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। तो आप चाहे तो लिख लो ओनली फॉर 2 वेक्टर। ये केवल और केवल 2 वेक्टर्स के लिए होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। दूसरा चीज आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये जो ट्राइंगल लॉ होता है वो बेसिकली सिर्फ आपका कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए होता है। यानी कि ट्राइंगल लॉ से अगर आपको ऐड करने हैं वेक्टर्स तो ऐसे केस में वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। और कोप्लेनर कौन से वेक्टर होते हैं? जो एक ही प्लेन में होते हैं। वो मैंने आपको समझाया है पिछले 3 लेक्चर्स में, हम वही तो सीख रहे थे। तो हमारा ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल लॉ में आप लिख लीजिए ओनली फॉर कोप्लेनर, या फिर वेक्टर शुड बी इन कोप्लेनर, ओनली फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में है, सिर्फ उन्हीं को आप ऐड कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है? ट्राइंगल लॉ से अगर आपको ऐड करना है वेक्टर्स को तो वेक्टर कभी भी 0 डिग्री या 180 डिग्री पर नहीं होने चाहिए। मतलब ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो अगर ये ऐसे रखे होंगे तो ये ट्राइंगल लॉ से आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल लॉ से ऐड करने के लिए ट्राइंगल बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मान लो, और एक यहाँ पे अगर आप ये ले लो, आप अज्यूम कर लो हाइपोटेनस, तो इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल लॉ से ऐड करने के लिए ट्राइंगल बनना जरूरी है, और ट्राइंगल में कभी भी लाइन पैरेलल या अपोजिट नहीं होती हैं। तो इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे केस में, ट्राइंगल लॉ के केस में, वेक्टर कभी भी 0 डिग्री या 180 डिग्री पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री के 2 ऑप्शन दे दे और आपको सिर्फ देख के ही पता चल जाए अरे यार ये तो सर ने बताया था 0 डिग्री और 180 डिग्री पे तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो इसीलिए ये हालांकि आए ना आए डजंट मैटर, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपको पता होना चाहिए। तो वेक्टर शुडंट बी ऑन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ये नहीं होना चाहिए, क्रॉस लगा हुआ है वो। ठीक है, अगला पॉइंट, आप इसे पूरी लैंग्वेज बना के लिखो, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है उसमें लिख लो कि 2 वेक्टर मस्ट नॉट बी ऑन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, और इंग्लिश में लिख सकते हो, नहीं तो हिंदी में लिख लो, क्योंकि ये आप खुद के लिए बना रहे हो, आपको बाद में समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए आप चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, आपके लिए ये यूजफुल होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका पर्पस पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी हमारी रिक्वायरमेंट थी ट्राइंगल लॉ के लिए, और तो इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस एक और रिक्वायरमेंट अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, या फिर आप ऐसे लिखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर। मतलब आप ऐसे समझो कि क्योंकि ट्राइंगल लॉ है तो आपके 2 वेक्टर होंगे और एक उसका रिजल्टेंट होगा। तो ऐसे केस में जो 2 वेक्टर हैं, कोई से भी जो 2 वेक्टर हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनको जोड़ने का जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा तीसरे वेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर शुड ऑलवेज, मैंने लिखा है ऑलवेज, इस वर्ड पे ध्यान देना, ऑलवेज, हमेशा, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3rd वेक्टर। क्योंकि यहां 3 वेक्टर होंगे। 3 वेक्टर क्यों होंगे सर? आपने तो बताया ये केवल 2 वेक्टर्स के लिए है।
दो वेक्टर तो वो हैं जो हमने लिए थे जोड़ने के लिए, लेकिन उनको जोड़ने के बाद भी तो एक वेक्टर ही आएगा। तो तीन वेक्टर हुए ना, दो तो नॉर्मल वेक्टर और बाकी तीसरा उनका रिजल्टेंट। तो जो वो दो वेक्टर हैं उनको जब आप जोड़ोगे, उनका जब आप सम करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर से ज्यादा आना चाहिए हमेशा। ये अगर क्वालिटी फॉलो हो रही है, ये अगर कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तभी आप अश्योर हो कि आप ट्रायंगल लॉ इसमें लगा सकते हो। हालांकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसका कोई खास यूज नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप फंस जाओगे, आप नेगेटिव मार्किंग करके आ सकते हो। और हमारा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, हर चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, असली ट्रायंगल लॉ पर आते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी इनको जोड़ना है और इनका रिजल्टेंट मतलब इनका रिजल्ट वो मान लो r वेक्टर आया, क्योंकि जब जोड़ोगे कुछ तो आएगा और जो आएगा वो वेक्टर ही होगा, क्योंकि दो वेक्टर को आपने जोड़ा तो वेक्टर ही आएगा। तो ऐसे केस में a प्लस बी को जोड़ के r आया, तो इसको ट्रायंगल लॉ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ध्यान रखना, मान लो एक वेक्टर आपका ये था a और बी वेक्टर आपका ऐसे था, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कैसे आएगा? ये देखो, ए वेक्टर तो आपने ऐसे बनाया, बी वेक्टर आपने ऐसे बनाया, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? फिर इसका रिजल्टेंट इस तरीके से हो गया। ध्यान रखना, दो वेक्टर आपके एक जैसी डायरेक्शन में होंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर आपका ए बी, ये सपोज एंगल आपका थीटा हो गया, ये मान लो एंगल अल्फा हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने इनको जोड़ के एक ट्रायंगल बनाया, और इस ट्रायंगल की मदद से क्योंकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आपने देखा जो हमारा r है ये लिखा हुआ है 100, इसलिए r इज इक्वल टू a प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा। आपने देखा, अब इस r के दो पहलू होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होगा? डायरेक्शन, क्योंकि भाई वेक्टर है, वेक्टर का अपना एक टसन है, उसका मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, बॉडीगार्ड भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर इसकी डायरेक्शन भी निकालोगे। तो भाई देखो, जो मैग्नीट्यूड निकालोगे उसका एक फॉर्मूला है और जो डायरेक्शन निकालोगे उसका भी एक फॉर्मूला है। तो अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, है ना, कि कैसे आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे प्रैक्टिकली। ठीक है, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो भर भर के आपको समझ में आएगा सब कुछ। अभी तो आपको थ्योरेटिकली फॉर्मूला वगैरह आपको समझाना जरूरी है। ट्रायंगल को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रायंगल की हेल्प से ही समझाना है। अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ r जब आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर जब आप निकालोगे तो जो r वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड r आया और वो आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। जब भी आप दो वेक्टर को जोड़ोगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ की हेल्प से जोड़ रहे हो, तो दो वेक्टर का केस है ना, जब भी आप दो वेक्टर को जोड़ोगे तो सिंपल आपको क्या अपनाना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। जब आपके लास्ट वाले लेक्चर में हमने जब यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन करे थे तो वहां पे हमने रिजल्टेंट निकाला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसका अंडर रूट लगा दिया था। तो ये वही है, बस आपको यहाँ पे 2ab cos थीटा एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो आपको याद रखना है। ट्रायंगल लॉ का ये नियम है। ट्रायंगल लॉ की हेल्प से जब भी आप दो वेक्टर को जोड़ोगे तो उसको आपको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। अब डायरेक्शन निकालने का तरीका देखते हैं। देखो भाई, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालने का मतलब है, आपको अगर ये अल्फा पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन है ना, ए वेक्टर से या बी वेक्टर से। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब बेसिकली क्या है? आपको यही तो पता करना है कि वो किस दिशा में है, और दिशा कैसे बताओगे? एंगल की हेल्प से। तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं हमेशा? tan अल्फा, या अल्फा इन द सेंस ये जो एंगल है, अल्फा तो मैंने ले लिया है, आप यहां पे कुछ भी ले लो। ठीक है, tan अल्फा कैसे निकालोगे? अब देखो यार, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जिस तरीके से मैं याद रखता हूं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक है? याद रखने की ट्रिक, क्योंकि भूल जाओगे एक टाइम बाद। याद रखने की ट्रिक सिंपल है, जिस साइड के साथ में एंगल है उसको छोड़ दो, दूसरी साइड को लेना होता है। अगर क्योंकि यहां पर ए के साथ है तो ए को छोड़ दो, बी को ले लो, है ना, तो ये आ जाएगा बी। अब क्योंकि ये tan है
और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर आपका साइन आएगा b साइन थीटा डिवाइड बाई दूसरा वेक्टर आ जाएगा प्लस जो भी आपका ये है b कॉस थीटा आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या किया, देखो ये बेसिकली रिजल्ट था, लेकिन मैं इसको याद करने का तरीका आपको समझाया। कैसे, आप कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक क्या थी याद रखने की? सिंपल, ये कई बार ना आप गलती कर दोगे। अभी तो आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो भी याद रहेगा, लेकिन एक टाइम बाद आप इसमें गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए tan अल्फा मैंने कैसे निकाला मैं फिर बताता हूँ। ये तो अल्फा था, अगर मैं बीटा भी निकालना चाहूँ, बीटा इन द सेंस मैं अगर रिजल्टेंट का बी वेक्टर के साथ में एंगल निकालना चाहूँ तो भी मैं ऐसे ही निकालूंगा। उसमें क्या करूंगा, अगर मैं बी वेक्टर के साथ निकालूंगा तो ऊपर ए आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये मैंने ए के साथ लिया था तो ऊपर बी आ गया, क्योंकि मैंने आपको तरीका समझाया। तरीका क्या है, तरीका इज वेरी सिंपल, मेथड इज वेरी सिंपल। आपको ऊपर वही साइड लेनी है या वही वेक्टर लेना है जिसके साथ में एंगल नहीं है, ठीक है। अब जैसे रिजल्टेंट आपको निकालना है, वेक्टर ए से रिजल्टेंट कितने एंगल पे बना हुआ है, तो ऐसे केस में आपने क्या किया, ऊपर b लिया ना कि a, है ना। तो b अब साइन आएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि ध्यान रखो tan थीटा हमेशा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इसीलिए ऊपर साइन आ गया नीचे cos आ गया। ये वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन मैंने इसको याद रखने का तरीका बताया था अभी आपको, है ना। कैसे याद रखोगे कि ऊपर वो वाली साइड आएगी जिसके साथ में एंगल आपका नहीं है और नीचे आपका वो पूरा आ ही जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ याद रखने की। आपसे क्या गलती होगी ज़िंदगी में, आपसे जो गलती होगी वो ये होगी कि आप ये थीटा हमेशा गलत लोगे, ठीक है। आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होगा इस थीटा में। तो आज से आपको ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो आप लिखिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आपको ध्यान रखना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए हेड टू हेड एंगल पॉसिबल है, टेल टू टेल एंगल पॉसिबल है, लेकिन कभी भी हेड टू टेल एंगल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर हेड से हेड जुड़ रहे हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल माना जाएगा। ध्यान रखिए, ये ट्रिक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। आप ये समझ लो कि जब मैं ट्रायंगल लॉ आपको समझा रहा हूं तो ट्रायंगल लॉ के जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप दो वेक्टर को जोड़ोगे ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला लगाओगे, तो ऐसे केस में जो थीटा आएगा वो थीटा आप हमेशा गड़बड़ करके आओगे, क्योंकि दो वेक्टर का थीटा एग्जामिनर हमेशा जानबूझकर गलत देता है। क्यों, क्योंकि आप मेरी बात समझो, अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी मेरी बात समझो, और डाउट आ रहा है तो उसको होल्ड करो, क्योंकि आपका जो डाउट है वो थोड़ी ही देर में अपने आप दूर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अभी मेरी बात समझो कि आपको बस इतना ध्यान रखना है। अभी देखिए, जो डाउट है उसको होल्ड करो, मैं समझ गया आपको क्या डाउट आ रहा है, वो डाउट के लिए मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये समझो कि एंगल बिटवीन वेक्टर जब भी निकालना है तो वो हेड टू हेड पॉसिबल है। हेड टू हेड का मतलब क्या है, क्योंकि आप दो वेक्टर को जोड़ रहे हो तो दोनों वेक्टर का जब हेड से हेड जुड़ेगा तो बीच का जो एंगल आएगा वो एंगल थीटा होता है। जब टेल से टेल जुड़ेगा तो एंगल आएगा वो भी थीटा होता है। लेकिन टेल से हेड के बीच का जो एंगल है, आप यहां पर देखो, इस वेक्टर का हेड था और ये बी वेक्टर का टेल था, तो इसीलिए आपने गौर नहीं किया, मैंने थीटा ये वाला लिया, जबकि असल में एंगल तो ये वाला होना चाहिए था आपके हिसाब से, नॉर्मल हमारी जो मेथड है उसके हिसाब से। लेकिन वेक्टर में ये अलग है, क्योंकि इसका हेड था और इसकी टेल थी, तो हम ये वाला एंगल अंदर वाला नहीं ले सकते थे। हमें कौन सा एंगल लेना पड़ा, इसीलिए जो हेड से और हेड में मिल रहा था, ठीक है। अब ये हेड से हेड में कैसे मिल रहा था मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी। देखो मैंने यहाँ पे डैश 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 लगाया था, इसका एक पर्पस था। क्या था, जो वेक्टर है ना उसको अपने प्लेन में शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब ये वेक्टर भी यहाँ पे रखा है तो मैं इसको शिफ्ट करके वहां भी रख सकता हूं। तो जब आप देखोगे तो इसका जो नया वर्जन है वो कैसा बनेगा, देखो जब इस वेक्टर को आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो एक नया वर्जन बनेगा। ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा और फिर ये हमारा जो है बी वेक्टर हो जाएगा। तो आप यहां पे देखो टेल से टेल जुड़ जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो टेल से टेल जुड़ रही थी और ये एंगल थीटा था इनके बीच का, इसलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला जो लिखा था उसमें थीटा ले लिया था। अब देखो आपका थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी आपका पूरा दूर नहीं हुआ होगा। तो क्योंकि मुझे पता है मैं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा, तो दैट्स व्हाई आई नो कि कहां पर आपको डाउट आ रहा होगा। तो वो जो डाउट आपका आ रहा है ना, वो अभी कैसे सॉल्व होगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए आप इसको लिख लो, लिखने के बाद अब मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, फिर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो
उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब मैं रफ कर देता हूँ इसको। अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपको आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप फिजिक्स की फ्री क्लासेस को, केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस को भी एंजॉय करेंगे। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स की फ्री क्लासेस हों, चाहे केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस हों, चाहे वो बायोलॉजी की हों, चाहे मैथमेटिक्स की हों, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हों, प्रीमियम फ्री क्लासेस को लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है आपके लिए रेगुलर बेसिस पे फ्री क्लासेस को अरेंज करना। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेलो बच्चों चैनल को सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब बटन के पास में देखेंगे एक ज्वाइन बटन नाम का बटन है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंट्रो वीडियो मिलेगा। इस इंट्रो वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ज्वाइन बटन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सपोर्ट आप कर सकते हो हेलो बच्चों को। तो आप देखो, फाइनेंशियली हेलो बच्चों को आप इन 3 मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें, बट अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहूँगा। और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि लाइफ टाइम में आपको फ्री पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आप फ्री एजुकेशन को तो सपोर्ट करोगे ही, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब आप बेसिक मेंबरशिप यानी कि बिगनर मेंबरशिप ले लोगे तो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर आपको ये पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपको नीट के मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिक्स इन वन शॉट, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, और इवन आप देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिलेंगे। और तो और आपको इसके अंदर एससी वर्मा, डीसी पांडे के भी सॉल्यूशंस मैं जल्दी ही यहाँ पे डालूंगा, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जब आप मेंबरशिप लेंगे प्रो, तो आपकी एजुकेशन प्रो बनाने में मैं पूरी हेल्प करूँगा। और बिगनर मेंबर के अंदर, प्रो मेंबर दोनों के अंदर ही आपको एक टेलीग्राम एक्सक्लूसिव ग्रुप मिलेगा, जिसके अंदर आप सीरियस एस्पिरेंट से चैट कर सकते हैं। और इवन आप अगर मुझे अच्छे नंबर में सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए एक डाउट फैकल्टीज़ भी मैं उसके अंदर रखूँगा। आप फैकल्टी से सीधे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जब आप प्रो मेंबरशिप में जाओगे तो आपको बिगनर के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम, हर महीने में मैं मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो वो आपको एक्सेस मिलेगी। साथ में आपको इसमें कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको प्रो मेंबरशिप में ये पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके अंदर मॉक टेस्ट, फिजिक्स इन वन शॉट, वो सब तो मिलेगा। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फिजिक्स के ट्रिक्स के साथ में। फिर उसके बाद में आपको इसमें एक और चीज़ मिलेगी, फिजिक्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन। और बाकी इसमें आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो सब आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगी। देखो, हिंदी की भी क्वेश्चन बैंक मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, और तो और डीपीपी सीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फिजिक्स की एक शानदार आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी। ये क्वेश्चन बैंक बहुत शानदार है, 10,000 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन की ये क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए गए हैं। इवन अभी आप 1 महीने के अंदर आपको इसके अंदर एक और क्वेश्चन बैंक दिखेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। वो उसमें क्या होगा, उसमें आपको डिफिकल्टी वाइज, इजी, मीडियम और हार्ड, डिफिकल्टी वाइज 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रो मेंबरशिप में। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें ये पर्क की तरह मिलेगा। हालांकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली बेसिस पे, डेफिनेट बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलते रहेंगे हमेशा। प्रीमियम मेंबरशिप आप जब ज्वाइन करोगे तो आप इसमें मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करूंगा। इसमें आपको हेलो बच्चों के ज़िंदगी भर के लिए सारे कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी। जितने भी कोर्सेज आज हैं वो, और जितने भी कोर्सेज फ्यूचर में होंगे वो सब, उनको आपको एक्सेस मिलेगी। और तो और साथ में आपको मेरे साथ फ़ोन कॉल करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रीमियम मेंबरशिप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको नीट के मॉक टेस्ट, फिजिक्स इन वन शॉट, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, और उसके अलावा आपको डू और डाई फिजिक्स फ्री मिलेगा, फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। और इसके अंदर आप देखो, आपको एक और चीज़ बहुत गजब मिलेगी, वो है मिशन 2021 कंप्लीट फिजिक्स फॉर जेईई एंड नीट। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलेगा। केमिस्ट्री का फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आप जब बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स है, वीडियो का कोर्सेस है। उसके अलावा डू और डाई फॉर केमिस्ट्री आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा डाउट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फिजिक्स रिवीजन कोर्स फॉर बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्वेश्चन बैंक तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसके अंदर आपको प्रो वर्जन मिलेगा, अलग ही लेवल पे आप प्रीमियम बच्चों की तरह आप ट्रीट किए जाएंगे। मुझसे आप सीधे कनेक्टेड रहेंगे, फ़ोन कॉल आप मुझसे करेंगे, वीडियो कॉल हम आपस में करेंगे, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ,
कोई भी मेंबरशिप लेना आपके लिए बिल्कुल भी कंपल्सन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो बच्चों के यूट्यूब चैनल पे हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आते रहेंगे। ये आप ज्वाइन करेंगे तो इससे क्या होगा कि फ्री एजुकेशन को आपका एक सपोर्ट मिलेगा और साथ में मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा। उसके अलावा आपको इतने सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे ही मिलेंगे इसको ज्वाइन करने के साथ में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेक्चर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसके बाद में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ में जोड़ा जाएगा। जो और बच्चे सब्सक्राइब करेंगे मेंबरशिप को उनके साथ में आपस में आपको जोड़ा जाएगा, जिससे आप आपस में उनसे भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन करते हैं पहला। मान लो हमने वही ट्राइंगल वाला सीन बनाया। मान लो ये हमने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, और हमने एक बी वेक्टर ले लिया और ये हमने सी वेक्टर ले लिया इस तरीके से, ठीक है। ए बी और सी क्या है? रिजल्टेंट है उसका, ठीक है। अब यहां पर देखो यार, ये तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। ये अंदर वाला एंगल तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मोटी मोटी बात ये है कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री पर हो गया तो बाकी 45 हो जाएंगे, ओके। तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या होगा, और एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा। आपको रफ कॉपी में जल्दी से सोचना है, लिख लो अपनी रफ कॉपी में इसका क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने पॉज करी होगी, फिर आप रफ कॉपी में इसको लिख लिया होगा अपने आंसर। चलो देखते हैं ए और बी के बीच में कितना एंगल है। देखो यार, इट्स वेरी क्लियर, अगर आपको एंगल निकालना नहीं आया तो क्वेश्चन तो आपका हमेशा गलत होगा। तो एंगल निकालना, इसीलिए मैं इतना जोर लगा रहा हूँ एंगल निकालने पर, नहीं तो मैं क्वेश्चन नहीं कराता। एक बात बताऊँ, एंगल निकालने के क्वेश्चन में क्यों कराने लगा? क्योंकि ये जरूरी है करवाना, इसीलिए करा रहा हूँ। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जो मैं कराऊंगा वो हमेशा वो चीज़ होगी जो सच में जरूरत है जिसकी एग्जाम के अंदर। तो अब इसको कराना इसलिए जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो वहां पर आप हमेशा एंगल गलत करोगे। जब आप एंगल गलत करोगे तो आपका तो पूरा क्वेश्चन ही सुहा हो गया, ठीक है ना। आपके तो 4 नंबर उड़े प्लस 1 नंबर नेगेटिव गया, 5 नंबर उड़ गए। तो यानी कि एक छोटी सी गलती से आपने बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। तो इसीलिए एंगल निकालने पे जोर देंगे, ठीक है। ए एंड बी, अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे ए एंड बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखो 90 डिग्री का है, बात सही है, लेकिन ये वाला 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे इसमें से सही सोच लें, ठीक है। तो ध्यान रखना 90 डिग्री होगा, लेकिन ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का इधर हेड है और बी वेक्टर का टेल है, और मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि हेड से टेल के बीच का जो एंगल है वो कभी भी हमें नहीं काउंट करना होता, ठीक है। हेड से टेल का जो एंगल है वो हमें कभी काउंट नहीं करना होता। तो ऐसे केस में ये हेड है, ये टेल है, तो ये 90 डिग्री अंदर वाला नहीं होगा, बाहर वाला होगा, क्योंकि वेक्टर को हम प्लेन पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो टेल से टेल मिल जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ऐसे केस में ये होगा तो 90 डिग्री, लेकिन अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला होगा। ए एंड सी, अब ये वाला एंगल कितना होगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, इसकी भी वेक्टर की टेल है और इसकी भी टेल है, मतलब ये एंगल तो वही हो जाएगा जो होना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये 45 डिग्री है तो इसलिए वो 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेल से टेल मिली है। एंगल कब पॉसिबल नहीं है? जब हेड से टेल बनती है, ठीक है, या टेल से हेड मिलेगी। अगर हेड टू हेड है तो भी पॉसिबल है, टेल टू टेल है तो भी पॉसिबल है। अगर तू मेरा भाई है तो मैं तेरा भाई हूं, अगर तू मेरा भाई है तो वो तेरी बहन नहीं हो सकती। आप समझो, मतलब यहां पर अपोजिट चीजें नहीं हो सकती। जब भी अपोजिट अपोजिट मिलेगा तो चल जाएगा, सेम सेम मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन सेम और अपोजिट मिलेगा तो नहीं चल रहा है। हेड से हेड मिला चल गया, टेल से टेल मिला चल गया, हेड टू टेल मिला नहीं चलेगा, टेल टू हेड मिला नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले केस को, इसमें आप अगर देखें तो इधर इसका हेड मिल रहा है और इसका हेड मिल रहा है। तो अगर ऐसे केस में आप देखें तो यहां पर ये एंगल 45 डिग्री है, तो यानी कि इस वाले केस में ये 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपके डाउट शायद और क्लियर मुझे करना बाकी है, मैं फिर से करता हूं। अब इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं, देखो कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का इसी क्वेश्चन को पलटते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा वर्जन बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दूसरा वर्जन, मान लो ये एक वेक्टर है m, ये एक वेक्टर है n, इस तरीके से है, ठीक है।
तो एम एन और इसको चलो पी मान लेते हैं। ओके, तो अब एम एन पी आपका एक ट्राइंगल है, इसमें दो वेक्टर हैं, एक रिजल्टेंट है। तो अब ऐसे केस में आपको फिर से एंगल कैलकुलेट करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब एंगल कौन कौन से हैं? एम एंड एन के बीच का है, एम और पी का है, और पी और एन का है। आपको एंगल कैलकुलेट करने हैं तीनों जगह पे। चलो करो, उम्मीद है वीडियो पॉज करके आपने कोशिश करी होगी। चलो देखते हैं कि किसका क्या आंसर आ सकता है। अगर मैं एम और एन की बात करूं तो देखो भाई, आपका ये हेड इधर है, तो एम और एन में ये भी टेल है, ये भी टेल है, मतलब ये एंगल पॉसिबल है, मतलब ये वाला एंगल आपका पॉसिबल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा, है ना। तो ये 45 डिग्री, ये तो समझ आ गया ना 45 क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 है, एक बाकी दोनों बराबर बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे तो 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एम और पी, अगर मैं एम और पी की बात करूं तो यहां पर ये आपका हेड है और ये भी हेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब पी और एन पर आते हैं। अब देखो भाई, पी और एन को समझो, एन वेक्टर का तो ये हेड है, लेकिन पी वेक्टर का टेल है, मतलब अंदर वाला एंगल पॉसिबल नहीं होगा। अंदर वाला 45 डिग्री है, लेकिन पी और एन का आंसर 45 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ 45 डिग्री लिखे काट दो, है ना, जिससे आपको याद रहे कि यार 45 डिग्री नहीं होगा, तो फिर कितना होगा समझो। अगर ऐसे केस में अंदर वाला एंगल नहीं होता है तो फिर बाहर वाला एंगल हो जाता है, क्योंकि हम वेक्टर को प्लेन पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, जो पैरेलल प्लेन होता है ना उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, इस वेक्टर को शिफ्ट आप दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से क्या, या तो आप इस एन वेक्टर को उधर की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो हेड से हेड बन जाएगा, या फिर आप और क्या कर सकते हो, इसको पीछे की तरफ कर सकते हो। ठीक है ना, तो जो भी करोगे तो आपका हेड से हेड बनेगा या टेल से टेल बनेगा। तो ऐसे केस में एंगल ये वाला आ जाएगा, और ये कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये आंसर कितना आएगा फिर 135 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 135 डिग्री। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो आपको समझ में आना चाहिए एंगल निकालना, क्योंकि अगर आपको एंगल निकालना नहीं आया तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे, सारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको एंगल निकालना नहीं आया, पूरा वेक्टर आ गया और एंगल ही निकालना नहीं आया, ये तो कुछ ऐसा है कि आपने रामायण पूरी देख ली, आपको यही नहीं पता कि राम कौन थे। तो ये तो कुछ मेन कैरेक्टर को ही मिस कर गए ना आप। भाई एंगल ही तो इज मेन कैरेक्टर, एग्जामिनर क्वेश्चन को सिर्फ एंगल पर ट्विस्ट करता है, और एंगल ही आपको निकालना नहीं आया तो फिर तो आप गड़बड़ कर गए। चलो ये तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल थे, अभी आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि एंगल सिखाना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको एंगल नहीं आया तो आप गलत कर दोगे, और ये फिर बहुत बेकार है कि आपने पढ़ाई भी करी मुझसे, आपने ट्रिक्स भी सीखी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, फिर भी उसके बाद गलत कराए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब मैं इसको रफ करता हूं और अब हम और क्वेश्चंस करते हैं एंगल की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें जब तक एंगल नहीं आएगा हम हमेशा गलत करके आएंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहां पर अब मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूं, है ना। ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q, ये मान लेते हैं R। तो अब आपको बताना है P एंड Q के बीच में, Q एंड R के बीच में, और P एंड R के बीच में। वीडियो को पॉज करो जल्दी से, पॉज करने के बाद रफ कॉपी पे ट्राई करो पहले। ठीक है, ध्यान रखना रफ कॉपी पे ट्राई खुद नहीं करोगे तो गलत है, आपको खुद ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन। फिजिक्स थ्योरी नहीं है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन। क्वेश्चन जब करोगे, आपके सामने जब क्वेश्चन होगा, जब अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो मेरी क्लास पढ़ने का फायदा है। अगर आप क्वेश्चन है सामने उसको देख के घबरा जाते हो तो फिर क्या फायदा है, फिर तो और कहीं पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी पढ़ोगे फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मुझसे पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं थ्योरी पे फोकस नहीं करता, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करूंगा। हम आप देखोगे धीरे धीरे, वेक्टर नहीं देखना आप, वेक्टर तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसी में आपको दिखेगा कि मैं किस लेवल पे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। लेवल इन द सेंस कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है मुझे वही क्वेश्चन कराना ज्यादा जरूरी है जैसे एग्जाम में आते हैं। मैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दूं जो आर पार कहीं कोई मतलब नहीं है उनका, तो फिर मुझे लगता है कि वो आपका भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं।
अगर आपको लगे कि मैं इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं तो समझ लेना कि पेपर में इजी ही आते हैं। वैसे भी मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स के 80% क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाले होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक बेसिक लेवल के एग्जाम्स की, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे और भी फिजिक्स के कोई एग्जाम के लिए आप देख रहे हो। सब एग्जाम में 80% 75% क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो आपके बेसिक क्लियर होने पे हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिक को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, ढेर सारी प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी है। वो क्लियर हो गया तो आप कुछ भी कर लोगे, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या आंसर हमारा यहां पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम देखें तो बेसिकली, अच्छा अगर आपको इसकी डायरेक्शन अभी समझ नहीं आई थी तो हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एरो से आपको पता चल जानी चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बोला था तो आपको ये रिजल्टेंट वाली डायरेक्शन हो सकता है ना समझ आई हो, लेकिन मैं अभी आपको एरो बना दिए हैं तो हो सकता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डायरेक्शन इसकी पॉसिबल है। अब पी और क्यू के बीच में एंगल देखते हैं, पी और क्यू यानी कि ये वाला एंगल अगर आप देखें तो इसका हेड है और इसकी टेल है, मतलब अंदर वाला एंगल तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 60 डिग्री जिसका भी आंसर है वो गलत है। फिर क्या होगा, आप इसको जब पैरेलल प्लेन में शिफ्ट करोगे, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाओगे तो टेल से टेल मिल जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं इसको अगर थोड़ा सा इधर बनाने की कोशिश करूं, आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ना आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो जब मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देखो ये मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना, तो उस वजह से क्या होगा, जब मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो फिर उस पर बन जाएगा। बेसिकली मुद्दे की बात समझो कि ये जो एंगल है फिर ये वाला हो जाएगा, यानी कि, तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट एंगल है वो है क्यू एंड आर। तो अगर मैं क्यू और आर की बात करूं तो क्यू और आर में आप अगर यहां पर देखेंगे तो क्यू में आपका हेड है और आर में आपकी टेल है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो हेड और टेल तो हो नहीं सकता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में भी जो एंगल होगा वो बाहर वाला होगा, है ना। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो फिर ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक आपका जो एंगल है स्ट्रेट लाइन पे वो 180 डिग्री का होता है। अगर उसमें से एक पोर्शन 60 है तो दूसरा 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो यानी कि आपका क्यू और आर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, पी और क्यू के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये हेड है ये टेल है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो आपका ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं पी और आर के बीच में बात करूं तो देखो ये हेड है ये टेल है, तो क्योंकि अंदर वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि हेड और टेल के बीच का एंगल इज नॉट पॉसिबल, तो आपको कौन सा एंगल लेना है, जो बाहर वाला है। जब ये 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं, तो बाहर वाला 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आपके तीनों एंगल हमने देख लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपके कौन कौन से एंगल यहाँ पे पॉसिबल हैं। चलो, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब ये कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं है आइसोसेलेस इक्विलेटरल, ऐसा कुछ इसका नहीं है नाम। ठीक है, मतलब इसमें एंगल डिफाइंड नहीं है, बस आपको मैंने एक रैंडम ट्राइंगल बना के दे दिया है। पी क्यू एक्स मैंने यहाँ पर 3 वेक्टर ले लिए, 3 साइड ले ली इसकी। पहला ऑप्शन है कि आपको Q प्लस P इज इक्वल टू एक्स ये बताना है। मतलब इनमें से आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला मैंने ऑप्शन ये लिखा, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन में लिख लेता हूं x प्लस पी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ऐसे ही मैं तीसरा ऑप्शन लिख लेता हूं x प्लस क्यू। भाई देखो x प्लस क्यू इज इक्वल टू पी। ठीक है, ऐसे ही मैं चौथा ऑप्शन लिख लेता हूं x प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0।
तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि एक तरीके से ये एडिशन ऑफ वेक्टर का ट्राइंगल लॉ की हेल्प से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका पैटर्न अलग है। पहले जो क्वेश्चन करा रहा था उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न में है। तो अब आपको ये बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। अगर मैं यहां पर देखूं तो q प्लस पी इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो बच्चों देखो q प्लस पी इज इक्वल टू एक्स होने का मतलब क्या है कि आपका, अच्छा पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ना एक बार इसको रफ कॉपी में कर लो। मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी में ट्राई कर लो, क्योंकि ट्राई करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, आपको समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन करना आएगा, आपका खुद का दिमाग यूज होगा तो वो दिमाग बढ़ेगा। ध्यान रखना, इंसान का शरीर अनोखा है, ये चीज़ों की तरह नहीं है। चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो तो वो घिस जाती हैं, लेकिन इंसान को जितना यूज़ किया जाता है वो उतना चमक के बाहर आता है। जितना आप तपाओगे उतना ही वो बाहर निकल के आएगा, उतना ही वो सोना बनेगा, उतना ही अच्छा वो तपेगा। जितना अच्छा आप तपाओगे शरीर को, दिमाग को, शरीर को, जितना ज़्यादा संघर्ष करवाओगे उतना ही बेहतर बन के ये बाहर निकलेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिए q प्लस पी इज इक्वल टू एक्स पॉसिबल है क्या? देखो q प्लस पी इज इक्वल टू एक्स, अगर आप देखें तो q और x जब आप जोड़ोगे तो p रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, q प्लस पी, यानी कि आप ऐसे एक तरीके से आप q प्लस पी को जोड़ के x रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। देखो ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको बताया दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा आपका उससे बड़ा होना चाहिए उसका रिजल्टेंट, दूसरा मैंने आपको डायरेक्शन की अभी बताया था। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि बेसिकली जो दो वेक्टर हैं जिनको आप जोड़ रहे हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो q प्लस एक्स को जोड़ोगे तो p आएगा, ना कि x प्लस पी को जोड़ोगे तो q आएगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। q प्लस पी को जोड़ के भी x नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। q प्लस पी ये आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो q प्लस एक्स को जोड़ोगे तो p रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर देखो तो q प्लस एक्स, एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू पी, ये आंसर पॉसिबल है। सेकंड वाला पॉसिबल है क्या? x प्लस पी इज इक्वल टू क्यू, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो q और x वेक्टर हैं, उसका रिजल्टेंट p है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों से, ठीक है। अब उसके बाद क्या ये ऑप्शन पॉसिबल है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये भी तो सेम है इसके, लेकिन देखो बच्चों ये एल्जेब्रा नहीं है, ये आपका अर्थमेटिक समेशन नहीं है, ये वेक्टर के नियम है। और वेक्टर के नियम में क्या होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जब मैं p को इधर ले आऊंगा तो ये माइनस पी हो गया, लेकिन आप ये समझो कि जब मैंने इस पर माइनस लगा दिया तो अब ये वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब समझते हो, जब वेक्टर के सामने माइनस लगा देते हैं, क्योंकि वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, यहां पर आप 2 + 5 - 2 नहीं कर रहे हैं, यहां पे डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो डायरेक्शन अगर आप देखें तो जब p के सामने मैंने माइनस लगाया तो इसका मतलब है कि p अब अपोजिट हो गया। यानी कि अगर पहले p ऐसे था तो अब माइनस लगाने से p अपोजिट घूम गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो गया, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब क्योंकि ये इसका तो कोई रिजल्टेंट आएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। रीजन समझ आया? क्योंकि ये कोई एल्जेब्रा वाला सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। अगर ये इतना ही आसान क्वेश्चन होता तो फिर मैं आपको कराता ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लर्निंग थी, आपको कुछ सिखाना था मुझे, इसीलिए मैंने ये कराया। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर वेक्टर अपोजिट हो गया, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो अब p आपका रिजल्टेंट की तरह नहीं है। अब ये कुछ ऐसा है कि 3 वेक्टर को आप जोड़ रहे हो, फिर वो पॉलीगोनल लॉ हो गया। तो यहां पर हम ट्राइंगल लॉ की बात कर रहे हैं, तो 2 वेक्टर को जोड़ रहे हैं, एक रिजल्टेंट आएगा, 2 वेक्टर हैं। तो ऐसे केस में आपका तीसरा ही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इस चीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब यहां पर ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ के यही क्वेश्चन अभी मुझे कराने हैं। अभी हालांकि ये आपके बेसिक था, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन कराए नहीं है, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, मैंने आपको सिर्फ एंगल निकालना सिखाया है। अब असल में जो असली जो चीज है वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ जब हम पढ़ लेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं थे, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि आपको एंगल कैसे फाइंड करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी। अब यहां पर जो अगली चीज है वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो डेफिनेटली पैरेललोग्राम लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक नया टॉपिक है, उसके लिए हमें अलग से थोड़ा टाइम चाहिए। तो क्योंकि इसी एक लेक्चर में इतनी सारी चीजें कंटिन्यू नहीं करी जा सकती, तो इसीलिए पैरेललोग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, प्लस साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर के खूब सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।